नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि। आज से ठीक 12 साल पहले 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा हिंदुस्तान शोक में डूब गया था। राजेश खन्ना साहब थे ही ऐसी पर्सनैलिटी। उनका करिश्मा, उनका स्टारडम, उनकी जादुई मुस्कान कोई नहीं भूल सकता। आज उनके जाने के 12 साल बाद भी लोग उन्हें हरदम याद करते हैं। उनके गाने, उनके फिल्में कालजयी हैं दोस्तों, उन्हें लोग कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, आप जैसे कि जानते ही हैं कि मैं पढ़ रही हूँ राजेश खन्ना जी की बायोग्राफी, कुछ तो लोग कहेंगे, जिसे लिखा है यासिर उस्मान ने। दोस्तों, उसमें भूमिका है जाने माने लेखक सलीम खान साहब की। सलीम खान साहब दोस्तों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जाने माने लेखक रह चुके हैं। सलीम जावेद बहुत ही हिट जोड़ी रही है, जिसने शोले, जंजीर, हाथी मेरे साथी, अंदाज़, कई फिल्मों लिखी हैं उन्होंने, कई फिल्में लिखी हैं। और राजेश खन्ना साहब के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो आज हम जानेंगे कि राजेश खन्ना के लिए सलीम खान साहब की क्या राय थी, वो उन्हें कितना जानते थे और उनके थ्रू हमें क्या पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजेश खन्ना और मेरे करियर ने 1970 की शुरुआत में तकरीबन एक साथ उड़ान भरी थी। राजेश खन्ना से जब मेरी और जावेद अख्तर की मुलाकात हुई थी, तब तक उनकी फिल्में आराधना और दो रास्ते रिलीज़ हो चुकी थी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिल चुका था। फिर हमने जीपी शिप्पी की फिल्म अंदाज़ में पहली बार साथ काम किया। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही हमारी जान पहचान बढ़ी। उनके साथ नई स्टोरी आइडियाज़ पर बहुत चर्चा होती थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। बांद्रा में भी हम लोग पड़ोसी हुआ करते थे और तकरीबन रोज़ ही मिला करते थे। जिन दिनों उनका सितारा बुलंदी पर था, मैं भी अक्सर उनके बंगले आशीर्वाद की बैठकों में शामिल हुआ करता था। मुझे उन्हें करीब से जानने का वक्त मिला। कई साल तक उन्हें जानने समझने के बाद मैं उनके बारे में ये तो नहीं समझ पाया कि वो अच्छे हैं या बुरे, बस इतना समझा कि वो अजीब थे, सबसे अलग थे। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर के मुकाबले छोटी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ प्रतिद्वंदिता कम नहीं थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर राज करते थे। इन सब की मौजूदगी में किसी भी नए एक्टर के लिए अपनी पहचान बनाना बड़ी बात थी। राजेश ने ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1969 से 75 तक मैंने उनके सुपर स्टारडम को बेहद करीब से देखा, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ, वहाँ उनके बाद आज तक हिंदी सिनेमा का कोई स्टार नहीं पहुँचा। उनकी कामयाबी एक मिसाल है। आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज़ भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज़ पहले नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। राजेश के फैंस में 6 से 60 साल तक के लोग शामिल थे। खास तौर पर लड़कियां तो उनकी दीवानी थी। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हाथी मेरे साथी लिखने में मेरा योगदान था। मुझे याद है कि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं उनके साथ मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु की कई दूसरी लोकेशंस पर गया। मैंने देखा उन इलाकों में भी राजेश खन्ना के नाम पर भारी भीड़ जमा हो जाती थी। ये हैरत की बात थी, क्योंकि वहाँ हिंदी फिल्में आम तौर पर ज़्यादा नहीं चलती थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री खुद काफ़ी बड़ी थी और उसके अपने मशहूर स्टार थे, लेकिन राजेश खन्ना का करिश्मा ही कुछ अलग था। ये करिश्मा उन्होंने उस दौर में कर दिखाया था जब ना तो टेलीविज़न था, ना 24 घंटे का एफएम रेडियो, ना बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज़। लेकिन 4-5 साल के बाद उनके करियर की ढलान भी शुरू हो गई। जिस तरह उनकी बेपनाह कामयाबी की कोई एक वजह नहीं थी, उसी तरह उनके करियर के ढलने की भी कोई एक वजह नहीं थी। उनकी पारिवारिक ज़िंदगी के तनाव, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका बर्ताव और कुछ नया ना करना, ऐसी कई वजह थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किस्मत का भी खेल था। फिर जब फिल्में पिटी,
तो उन्होंने अपने अंदर झांक कर तक नहीं देखा कि गलती कहाँ हुई है। उन्होंने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। उन जैसे सुपरस्टार के बारे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक इंसान के तौर पर वो इंट्रोवर्ट थे और खुद को सही ढंग से एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते थे। वो बेहद शर्मीले भी थे। मैं उनकी मेहमान नवाजी का भी गवाह रहा हूँ। बड़े दिल के आदमी थे, खाना खिलाने के शौकीन थे। मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को मकान भी दिए हैं। कोई आदमी अच्छा लगता था तो उसके लिए बिक जाते थे, गाड़ियाँ तक गिफ्ट दी हैं। उस ज़माने में अपने दोस्त नरेंद्र बेदी को भी उन्होंने गाड़ी तोहफे में दी थी। फिर धीरे धीरे उनका दौर गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जहन में वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार पर कई किताबें लिखी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर या तो राजेश खन्ना से पहले के स्टार्स जैसे दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, शम्मी कपूर वगैरह पर हैं, या फिर राजेश खन्ना के बाद के स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन पर। हैरानी की बात है कि राजेश खन्ना पर अब तक कुछ भी शोध परख नहीं लिखा गया, जबकि उनका दौर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बेहद अहम और करिश्माई दौर रहा है। अपने उस दौर में भी वो वन मैन इंडस्ट्री थे और कहा जाए तो उन दिनों फिल्में नहीं चलती थी, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे। किसी कलाकार की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करके लिखना आसान नहीं है। वक्त बीतने के साथ साथ कलाकार को जानने वालों की यादें अक्सर धुंधली हो जाती हैं। ज़रूरी है कि उन लोगों से बात करके उसकी पर्सनैलिटी को समझकर उसे दस्तावेजबंद किया जाए। कोई भी शख्स ऐसा क्यों था, उसकी एक्टिंग, फिल्में और ज़िंदगी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा हैं जिनके बारे में लिखा जाना चाहिए। इस किताब के शोध के लिए लेखक यासिर उस्मान ने ऐसे कई लोगों से बात की है जो राजेश खन्ना को करीब से जानते थे या फिर उनके साथ काम कर चुके थे। इसके अलावा खुद राजेश के पुराने इंटरव्यूज़, उनके निर्माता निर्देशकों, को स्टार्स के अनुभव और कड़ी रिसर्च के जरिए उनकी ज़िंदगी और उस दौर को बड़ी खूबसूरती से रिक्रिएट किया गया है। हालांकि ये राजेश खन्ना की असली ज़िंदगी की कहानी है, लेकिन लेखक का अंदाज़े बयां ऐसा है कि ये कहानी किसी दिलचस्प फिल्म की तरह जहन में यादगार तस्वीरें उभारती हैं। इन तस्वीरों में राजेश खन्ना पलकें झपकाते हुए अपनी हसीन मुस्कान के साथ भी नज़र आते हैं और बाद में अकेलेपन और गुमनामी से जूझते हुए गुजरे ज़माने के स्टार के तौर पर भी। फिल्म स्टार्स या पब्लिक फिगर्स के बारे में बात करते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो भी आम इंसान ही हैं जो गलतियां करते हैं, नाकाम भी होते हैं, जिन्हें असुरक्षा होती है और कामयाबी खोने का डर भी सताता है। इस कहानी में राजेश खन्ना के बेमिसाल स्टारडम के साथ एक एक्टर के तौर पर उनकी काबिलियत का जिक्र है, तो एक इंसान के तौर पर उनकी खूबियों और खामियों की भी बात है। कुल मिलाकर लेखक राजेश खन्ना की शख्सियत के कई डायमेंशंस बड़ी खूबी से सामने लाते हैं। अक्सर मशहूर शख्सियतों की असली ज़िंदगी पर लिखे गए लेख या किताबें या तो सिर्फ उनकी तारीफ़ करती हैं या सिर्फ आलोचना, और इस कोशिश में अक्सर यूनिडायमेंशनल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कड़ी रिसर्च के हवाले से बड़े बैलेंस तरीके से सारी बातें उभरती हैं। किसी दिलचस्प नॉवल की तरह कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेखक गंभीर बात कह जाते हैं। खास तौर पर अंत तक पहुंचते हुए उन्होंने जिस तरह राजेश खन्ना के व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश की है, वो लेखनी पर उनकी पकड़ को साफ दिखाता है। इसमें लेखक की पत्रकारिता की ट्रेनिंग भी नज़र आती है। मैंने भी ये सोचा नहीं था कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी खोली जाए तो उसमें कितनी परतें हो सकती हैं और ये परतें उसकी शख्सियत को कितनी आयाम देती हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते समय नए नए किरदार गढ़ते वक्त मैं इन बातों पर बेहद ध्यान देता था, लेकिन ये किताब पढ़कर मुझे यही लगा कि वाकई ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एक ऐसा शख्स जिसे मैं एक जीते जागते इंसान के तौर पर जानता था, उसी शख्स को देखने समझने का एक नया नज़रिया और उसकी ज़िंदगी एक नया पहलू मुझे इस किताब में नज़र आया। सलीम खान ने बड़े दार्शनिक अंदाज में बताया, ये जो शोहरत की शराब है उसका नशा अलग है और बहुत गहरा है। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ता है और ये तो डबल नशा है। फैंस आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स पैसा लेकर आपके पीछे घूम रहे हैं, तो दो शराबें पी रहे हैं आप। ये कॉकटेल जैसा नशा है। ये नशा ज़्यादा हो जाए तो कोई भी आदमी लड़खड़ाकर गिर जाएगा।
सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना की ज़िंदगी में भी अचानक इस कॉकटेल की ज़्यादती होने लगी थी। हर फिल्म, मैगजीन और अखबार में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपती थी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया था। देश भर से बम्बई आने वाले लोग की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज़ उनके पास फैंस के ऐसे हज़ारों खत आते थे जिसमें पते के रूप में उनके नाम के साथ सिर्फ आशीर्वाद बम्बई लिखा होता। इसमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू से महकते खत होते थे। शादियों के प्रपोजल्स भी और खून से लिखे ऐसे खत भी थे जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। खतों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रखा था। ये शख्स थे प्रशांत कुमार रॉय। प्रशांत राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी बन गए और तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत ने मुझे बताया, फैन मेल का ढेर लग जाता था हर दिन। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते थे, हुण की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर, मैं क्या करूं, एक ही हो गया। मैंने खुद देखा है कि हर रोज़ 2-3 खत खून के लिखे हुए आते थे। खतों के जवाब में काका जी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी। राजेश खन्ना से जुड़ा सलीम खान ने एक और वाक्य सुनाया। एक बार एक फिल्म पत्रिका ने अभिनेता संजीव कुमार पर एक कवर स्टोरी की। संजीव कुमार के साथ राजेश खन्ना की कोल्ड वार की खबरें उन दिनों अक्सर आती रहती थी। इस कवर स्टोरी में संजीव कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें एक सीरियस एक्टर बताया गया था। फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों के साथ इसमें सलीम खान का भी इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने संजीव कुमार की तारीफ की थी। महबूब स्टूडियो में शूटिंग के बीच हुए ब्रेक के दौरान राजेश खन्ना की नज़र इस फिल्म पत्रिका पर ठहर गई। शायद उनके जहन में सवाल उठा कि इंडस्ट्री में टॉप पर कौन है, वो या संजीव कुमार। उन्होंने फ़ौरन अपने ड्राइवर को सलीम खान को लाने के लिए उनके घर भेज दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो बड़े स्टाइल से अपने इम्पोर्टेड कार के बोनट पर बैठे एक पत्रिका पढ़ रहे थे। सलीम खान याद करते हैं, उन्होंने पत्रिका दिखाकर मुझसे पूछा, ये आपने कहा है? इस सवाल पर सलीम खान ने हामी भरी। तो आप समझते हैं संजीव कुमार अच्छा एक्टर है? सलीम खान ने फिर से हाँ में सिर हिलाया। और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? सलीम खान हैरान थे कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। पत्रिका की कवर स्टोरी संजीव कुमार के बारे में थी, उसमें राजेश खन्ना का जिक्र तक नहीं हुआ। फिर उनके साथ ये पूछताछ क्यों हो रही है? जवाब के इंतजार में राजेश खन्ना की नज़रें अब भी सलीम खान पर टिकी थी। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या ख्याल है आपका, मैं अच्छा एक्टर हूँ या नहीं? आप भी अच्छे एक्टर हैं। अगर वो मुझसे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं आपकी भी तारीफ करूँगा, सलीम खान बोले। राजेश खन्ना ने सलीम खान की तरफ देखा, फिर पत्रिका की तरफ और फिर वापस सलीम की तरफ, जैसे कुछ तौल रहे हों। फिर अचानक वो वहाँ से उठे और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। सलीम खान कुछ देर तक इस पूरी बातचीत के बारे में सोचते रहे और फिर वो भी वहाँ से वापस चले गए। मैं उनके घर के पास ही रहता था और हम लोग लगभग रोज़ ही मिलते थे, लेकिन इस वाक्य के बाद करीब 6 महीने तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, यही थे सलीम खान साहब के किस्से जो उन्होंने राजेश खन्ना साहब के बारे में बताए, जो कि खट्टे मीठे थे, अच्छे बुरे दोनों थे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सिर्फ तारीफ़ करें तो ये तो अच्छा नहीं होता है ना। कोई भी इंसान किसी के बारे में अच्छी बुरी दोनों ही बातें बता सकता है। उनके जो अनुभव थे उन्होंने खुलकर बताए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।